आज 14 नवंबर 2020 है और मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपना एक वक्तव्य 15-20 मिनट का देना चाहता हूं। और मैं इस वक्तव्य का शीर्षक रखना चाह रहा हूं राष्ट्रवाद के असली नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू। वास्तव में आज जो मेरा वक्तव्य है और आज जो मेरा ये वीडियो है यह राजनीतिक अधिक है। कारण ये है कि जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार हमें बोलना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि देश में कैसी परिस्थितियां चल रही हैं। आज हर बात पर राजनीति हो रही है और हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं सबके नाम पर राजनीति हो रही है। आज राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी हमारे स्वतंत्रता के नायक रहे हैं, जो भी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई और उसके जो नायक रहे हैं उन सब के नाम पर राजनीति हो रही है। आज महात्मा गांधी के नाम पर भी राजनीति हो रही है, आज पटेल के नाम पर भी राजनीति हो रही है, आज जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी राजनीति हो रही है, आज जो है मौलाना अबुल कलाम के नाम पर भी राजनीति हो रही है। तो किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनका जो राष्ट्रवाद है वह राष्ट्रवाद बिल्कुल मैं उसको जीरो मानता हूँ, शून्य मानता हूँ, शून्य से भी माइनस में मानता हूँ। उनका जो राष्ट्रवाद है वो हर बात को राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वास्तव में राष्ट्रवाद क्या है और इस आधुनिक भारत राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ है। ये आधुनिक भारत राष्ट्र जो कि आज हम एक सशक्त भारत देख रहे हैं, एकीकृत भारत देख रहे हैं, इतनी बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाई में सुगठित भारत देख रहे हैं, जो कि एक स्वतंत्र देश के रूप में आचरण कर रहा है और इसमें बहुसंख्यक समाज जो है वह भी स्वतंत्रता पूर्वक रह रहा है और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी स्वतंत्रता समानता का अनुभव कर रहे हैं। यह इस राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, यह प्रश्न हमारे विचार करने योग्य है। और इसमें राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले लोग हर चीज़ को राजनीति से जोड़ते हैं। वे स्वतंत्रता की लड़ाई को भी राजनीति से जोड़ते हैं, वे राष्ट्र के प्रश्न को ही राजनीति से नहीं जोड़ते हैं, वे अर्थव्यवस्था को भी राजनीति से जोड़ते हैं, वे सामाजिक ताने बाने को भी राजनीति से जोड़ते हैं, वे विदेश नीति को भी राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। राष्ट्रवाद से वो हर एक चीज़ को जोड़ देते हैं। वे राष्ट्रवाद के नाम पर कांग्रेस के नेताओं के नाम का भी उपयोग करते हैं और कांग्रेस के नेता देखते रह जाते हैं। वे बार बार जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, जबकि राष्ट्रवाद के असली नायक जवाहरलाल नेहरू ही हैं। क्योंकि जो आज हम ये आधुनिक भारत देख रहे हैं, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में सुगठित भारत जो हम देख रहे हैं, आज जो हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं और हम एक लोकतांत्रिक युग में जी रहे हैं, यह राष्ट्र ऐसा ही नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। लोग सोचने लगते हैं, आज वर्तमान पीढ़ी के लोग सोचने लगते हैं कि ये राष्ट्र पहले भी ऐसा ही था, भारत देश। अरे ठीक है कि सांस्कृतिक रूप से यह देश एक था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक होने से वास्तविक महत्व नहीं होता है। जब तक वो राजनीतिक रूप से सुगठित न हो तो यहाँ पर जो है उसका कुछ महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि जब तक प्रभुसत्ता आपके पास नहीं है, जब तक स्वामित्व तो नहीं है, जब तक आप प्रभुत्व संपन्न नहीं हैं,
तब तक वास्तव में उस भूभाग का कोई महत्व नहीं है। और हम तो ये समझते हैं कि इस राष्ट्र का या किसी भी राष्ट्र का महत्व बिना राजनीतिक संप्रभुता के नहीं रह जाता है। तो राष्ट्रवाद के हमारे असली नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनके नेतृत्व में इस आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। आप यह जान लीजिए कि इस आधुनिक भारत का निर्माण और आधुनिक भारत से आशय हमारा इस सुगठित भारत से है, संगठित भारत से है। इस राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में एक इतनी बड़ी इकाई से है। तो इस आधुनिक भारत का निर्माण आधुनिक विचारधारा के कारण हुआ है, आधुनिक लोकतंत्र के कारण हुआ है, आधुनिक प्रजातांत्रिक गणराज्य की अवधारणा के कारण हुआ है, जिसमें प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होती है। और इस आधुनिक विचारधारा की संवाहक थी कांग्रेस। और यह कार्य जो है निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए राष्ट्रवाद के असली नायक जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही राजनीति हो रही है। कहीं नेहरू और पटेल को अलग अलग करके देखा जाता है, लेकिन हमें अगर सही ज्ञान अगर हमें नहीं प्राप्त होता है तो हम भटकते रहेंगे। और अगर हम असलियत नहीं जानते हैं तो हम फिर गुलामी की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस देश का निर्माण कैसे हुआ, इस देश का एकीकरण कैसे हुआ, अगर ये लोकतांत्रिक विचारधारा ना आती इस देश में तो कभी भी इस देश का एकीकरण नहीं हो सकता था। क्यों कि आज जो हमारे देश का एकीकरण हुआ है वह आधुनिक प्रजातांत्रिक गणराज्य की अवधारणा के आधार पर हुआ है, जिसमें प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होती है। और जैसा कि भगत सिंह ने कहा था कि प्रगति के लिए संघर्षशील अगर हम होते हैं, अगर हम प्रगति करना चाहते हैं, अगर हम आधुनिक मानवतावादी व्यवस्था का विकास करना चाहते हैं तो हमें पुरातनपंथी विचारों को त्यागना होगा, हमें पुरातनपंथी विचारों को छोड़ना होगा। हम पुरातनपंथी विचारों पर चल करके इस राष्ट्र को कभी संगठित नहीं कर सकते थे। आज राष्ट्रवाद का नारा देने वाले जो लोग हर समय पुरातनपंथी विचारों की बात करते हैं और आधुनिकता को सिरे से नकारते हैं, कहीं वो मैकाले की शिक्षा का विरोध करते हैं, कहीं वे आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते हैं, लेकिन उन्हें वे भूल जाते हैं कि अगर आधुनिक प्रजातांत्रिक गणराज्य की अवधारणा इस देश में ना आई होती तो इस देश का एकीकरण नहीं हो सकता था। इस देश का ही नहीं, आधुनिक विश्व में जिन तमाम देशों का एकीकरण हुआ है और तमाम देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तो एकीकरण इसीलिए हुआ है कि लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जो है जनता के हाथों में होती है। और इस विषय में मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ठीक है कि प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था, लेकिन आधुनिक काल में यूरोप विश्वगुरु है। और प्राचीन काल में ठीक है हमारे पास मनुस्मृति थी, मनुस्मृति का महत्व था, हम विश्वगुरु थे, उस समय का वही संविधान था, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांत के आधार पर चल करके कभी भी इस देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती थी। और अगर लोकतंत्र की स्थापना न होती तो कभी भी इस देश का एकीकरण नहीं हो सकता था, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के नाम पर कभी भी इस देश का एकीकरण नहीं हो सकता था। मैं मनुस्मृति का आदर करता हूँ, मनुस्मृति के विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो मानता हूँ कि ठीक है मनुस्मृति में बहुत ज़्यादा मिलावट हुई है, मनुस्मृति में 2500 से अधिक श्लोक हैं, लेकिन उसके 680 श्लोक जो हैं सबसे शुद्ध श्लोक माने जाते हैं कि ये बहुत शुद्ध श्लोक हैं। उन श्लोकों में से मैं एक श्लोक उद्धृत कर रहा हूँ जो शुद्ध श्लोक है, जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है। तो उसमें लिखा है कि एक विद्वान की बात मानी जानी चाहिए, असंख्य मूर्खों की नहीं। मनुस्मृति में लिखा है स्पष्ट रूप से कि एक राजा को एक विद्वान की बात मानी चाहिए, असंख्य मूर्खों की नहीं। उस विचारधारा पर चल करके देश में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती थी, दुनिया में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती थी। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की स्थापना तो नहीं ही हो सकती थी, कभी भी
विद्वान कोई बन भी नहीं सकता था। और विद्वान होने का अर्थ क्या होता है कि जिसको जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो, और हमारे धर्मशास्त्र ऐसे हैं जिन तक सामान्य जनता की अभी भी पहुंच नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है हमारे देश में प्राचीन काल में ठीक है कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता लोग थे, धर्मशास्त्र भी सीधे साधे रूप में थे, लेकिन मध्य युग में एक ऐसा अंधकार का काल आया। और मध्य युग का मतलब ये मत समझ लीजिए कि मुस्लिम शासन ही मध्य युग था, उससे पहले ही मध्य युग मान लीजिए कि जहाँ की ऐसी विचारधारा विकसित हुई, ऐसा युग आया हमारे यहाँ अंधकार का युग। और ऐसे अंधकार के युग हर जगह रहे हैं, यूरोप में भी रहा है कि जहाँ की सामान्य जन की पहुँच से धर्म ग्रंथ दूर हो गए। तो विद्वान तो कोई बन ही नहीं सकता था। बस एक विद्वान की बात मानी जाए, असंख्य मूर्खों की बात ना मानी जाए, तो इस अवधारणा पर कभी लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता था। और हम समझते हैं कि यूरोप से केवल भौतिक सुख सुविधा के साधन ही आए हैं। हम ये समझते हैं कि यूरोप से केवल भौतिक सुख सुविधा के साधन ही आए हैं, यानी कि हवाई जहाज़ ही आया है, कार ही आई है, बिजली ही आई है, ये मोबाइल ही आया है, ये रेडियो ही आया है, ये टीवी ही आया है। ऐसा नहीं है। हमारा जो जीवन जीने का ढंग है, जो हमारी आधुनिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है, ये भी यूरोप से आई है। आज जो हम ये आधुनिक लोकतंत्र देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, जनता का शासन देख रहे हैं, जो ये स्वतंत्रता और समानता का जो युग देख रहे हैं, यह लोकतंत्र की अवधारणा भी यूरोप से ही आई है। और हम बातें तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी कर लें कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता है। सारा लिखना जो है उसको लिपापोती करने वाले भी एक ही चीज़ से सारी लिपापोती भी हो जाती है। ये आधुनिक लोकतंत्र जिसमें प्रभुसत्ता जनता के हाथों में है, जनता का शासन है, स्वतंत्रता समानता का युग है, और जिसके आधार पर इस देश का एकीकरण हुआ है, यह अवधारणा यूरोप से आई है। आधुनिक काल में यूरोप विश्वगुरु है। और यूरोप का आधुनिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर सत्य विद्यालंकार लिखते हैं कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान का जनक है। तो आधुनिक विचारधारा की संवाहक कांग्रेस थी। कांग्रेस के सभी नेता जो हैं आधुनिक विचारधारा के संवाहक थे, और सभी जो हैं जनतांत्रिक मूल्यों में, नागरिक अधिकारों में, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में, क्योंकि बिना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना कभी हो ही नहीं सकती है। तो सभी हमारे नेता जो थे आधुनिक विचारधारा के संवाहक थे। ठीक है, कोई अधिक प्रगतिशील था, कोई थोड़ा पिछड़ा था, लेकिन अंततः इस आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी जो है जवाहरलाल नेहरू पर आ पड़ी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। केवल आज़ादी मिल जाने से इस आधुनिक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो गया। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, इस देश की एकता को बनाए रखने की चुनौती थी। क्यों? क्योंकि जिस समय देश को आज़ादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक खतरनाक युग में जी रहे हैं, जहाँ की लोकतांत्रिक विधियों से पीछे हटना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत इतना विविधता वाला देश है कि इसकी लोकतांत्रिक ढांचे में ही रह करके बांधा जा सकता है। और विविधता में एकता का उपदेश, विविधता में एकता का संदेश सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया, यह भी निश्चित है। और जिस समय देश आज़ाद हुआ उसके ठीक एक साल बाद जो है पटेल भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा 16 अगस्त 1948 को कहा कि दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। आसपास जो तमाम और भी मुल्क जो आज़ाद हुए हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, चीन की भी हालत ठीक नहीं है, और हमें भी बहुत संभल करके चलना होगा। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का नेतृत्व संभाला। तो हम ये देख सकते हैं कि पुरातनपंथी विचारधारा पर चल करके हम कभी भी इस देश में न तो लोकतंत्र की स्थापना कर सकते थे और न कभी इस देश का एकीकरण हो सकता था। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा ऐसे आसानी से नहीं आई है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप मध्ययुगीन राजशाही और सामंतशाही प्रथा समाप्त हुई और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित आधुनिक लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है। तो जो आधुनिक लोकतंत्र है बड़ी मुश्किल से
इसको राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मुक्त करके, जनता को राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मुक्त करके बहुत ही मुश्किल से आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ है, जो कि पहले यूरोप में हुआ और वहाँ से वो विचारधारा सारी दुनिया में फैली। हमें तो बना बनाया लोकतंत्र मिल गया। 15 अगस्त 1947 को जिस समय देश आज़ाद हुआ, हमें तो बना बनाया लोकतंत्र मिल गया। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, तब तक इस दुनिया में बहुत विचार विमर्श हो चुका था। इसके लिए बहुत खून भी बह चुका था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप राजशाही का अंत होना शुरू हुआ, राजतंत्र का अंत होना शुरू हुआ। राजाओं महाराजाओं ने शासन ऐसे नहीं छोड़ा, यूरोप के राजाओं महाराजाओं ने भी शासन ऐसे नहीं छोड़ा। इसके लिए जनता ने बहुत संघर्ष किया और 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, 1848 ईस्वी की क्रांति हुई, 1871 में इटली का एकीकरण हुआ, 1871 में जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हुआ। बहुत लंबा संघर्ष चला। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त हुआ, तब जाकर के आधुनिक लोकतंत्र का युग शुरू होता है। और सबसे पहला लोकतंत्र जो है स्थापित होता है 1783 ईस्वी में अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में भी जो लोकतंत्र था उसमें महिलाओं को मताधिकार नहीं था। 1920 ईस्वी में अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिया गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो रहा है। यानी जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तक तो दुनिया में लोकतंत्र का बहुत विकास हो चुका था। सबको मताधिकार दिया जाए। हर आखिर में मनुष्य तो है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो गरीब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य नहीं है। सबको मताधिकार और सबके मत का मूल्य बराबर हो, यह भी राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने बहुत सोच समझ करके यह अवधारणा विकसित की, यह विचार विकसित किया कि हर एक मनुष्य के मताधिकार का मूल्य, हर एक मनुष्य के मत का मूल्य समान होना चाहिए। तब जाकर के हमें एक बना बनाया लोकतंत्र जो है मिला। और ये बना बनाया लोकतंत्र 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से इसकी शुरुआत हुई थी और बड़ी मुश्किल से इस आधुनिक मानवता को राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मुक्त करके इस लोकतंत्र को प्रदान किया गया है। और आधुनिक काल में यूरोप विश्वगुरु है। प्राचीन काल में भारत ठीक है विश्वगुरु था, लेकिन आधुनिक काल में यूरोप जो है केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही नहीं, आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए ही यूरोप विश्वगुरु है, जहाँ की आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ। और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, बड़े लंबे संघर्ष के बाद 1789 ईस्वी से जो संघर्ष शुरू हुआ वो 1945 ईस्वी तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध तक चला। इसके बाद इस लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ है, जिसमें राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से मानवता को मुक्त करके और इस लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और बड़ा ही खतरनाक संकेत है कि जब हम फिर से धर्मतंत्र को फिर से इस लोकतंत्र के अंदर लाने जा रहे हैं और लोकतंत्र की अवधारणा को नकार रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि आधुनिक विचारधारा के कारण ही इस देश का एकीकरण हुआ है। लोकतंत्र के कारण ही आज देश में जो है जनता का राज है, और जनता का राज का मतलब भी बहुसंख्यक समाज लोकतंत्र में प्रभावी ही रहता है। लेकिन बाल में से खाल निकाल करके बराबर जो है तुष्टीकरण की बात की जाती है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बिना धर्म निरपेक्षता के कभी भी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। और आज फिर हम धर्म का नाम लेकर के अपने लोकतंत्र को शायद उजाड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक साधु सन्यासी जिसका धर्म होता है त्याग का, और जो कि जनता को धर्म का उपदेश देने के लिए होता है और राजनीति में प्रवेश कर रहा है, तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से मानवता को आधुनिक युग में राजतंत्र और धर्मतंत्र के चंगुल से जो है छुटकारा मिला है। अब लोकतंत्र की स्थापना हुई है। अगर आप फिर धर्मतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और अभी तो ये विचार बड़ा मज़ेदार लग रहा है, और ये विचार भी इसीलिए आप लोग व्यक्त कर पा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ये देश संगठित है, एकत्रित है, इसकी स्वतंत्रता बनी हुई है, और इसमें बहुसंख्यक समाज अपने बहुमत के बल पर राज भी कर रहा है। लेकिन बाल में से खाल निकाल करके बार बार जो है चुनौती दी जाती है कि असली धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है।
नकली धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, कहा जाता है कि ये नकली धर्मनिरपेक्षता है, असली धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो ठीक है, मैं इस प्रकरण के बारे में जो है और आगे विचार करूंगा। मैंने कुछ बातें बताया है और इस छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा हम विस्तार नहीं दे सकते हैं। अगले विषय को, इससे संबंधित ही विषय को, कि हमारे राष्ट्रवाद के जो असली नायक हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो ये धर्मनिरपेक्षता पर आधारित जो लोकतंत्र की स्थापना की है, उस विषय में हम और आगे आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है मैं अंत में ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि इतिहासकार विपिन चंद्र लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के सामने विश्व में तमाम आधुनिक गणराज्यों का उदाहरण था, यूरोप में विकसित हुए तमाम आधुनिक प्रजातांत्रिक गणराज्यों का उदाहरण था, और उनको देख करके जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे आधुनिक राज्य की स्थापना की है कि उसकी नींव इतनी सुदृढ़ है कि उसको हिलाया नहीं जा सकता है। तो यही हमारे लिए संबल है, यही हमारे लिए सहारा है, यही हमारे लिए विश्वास है कि जवाहरलाल नेहरू ने जैसे आधुनिक राज्य की नींव डाली है, इस आधुनिक राज्य को, इस आधुनिक भारत को विघटित नहीं किया जा सकता है। हाँ ठीक है, प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जो हैं सिर उठा रही हैं, लेकिन मैं सजग करना चाहता हूँ, जो राष्ट्रवाद का नाम लोग ले रहे हैं उन्हीं को ज़्यादा सजग करना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्र का हित चाह रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से, लोकतंत्र की विचारधारा से, आधुनिक जो मानवतावादी विचारधारा है, इससे पीछे मत हटिए, पुरातनपंथी विचारों पर मत जाइए, जैसा कि भगत सिंह ने सचेत किया था। तो अगर आप पुरातनपंथी विचारों पर जाएंगे तो इस लोकतंत्र को समाप्त करेंगे, इस देश की एकता को समाप्त करेंगे। और जब वास्तव में जब लोकतंत्र समाप्त होगा और प्रभुसत्ता जनता के हाथों में नहीं रहेगी तो इस देश का एकीकरण जो है नहीं संभव है, इसका विघटन होने लगेगा। तो ये मैं चेतावनी देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ।